बैंक ऑडिट में जो अमेंडमेंट आई है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपको सीआरआर एसएलआर का बेसिक आइडिया क्लास में दिया गया था। यहाँ पे भी एक बार बेसिक मैं टच अपॉन कर दूंगा उसको, और उसके बाद मेन फोकस रहेगा हमारा अमेंडमेंट्स पे। लास्ट में 8 मिनट की रिवीजन वीडियो भी लगा दूंगा ताकि आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे अमेंडमेंट को फास्ट वहाँ से रिवाइज भी कर पाएँ। ऑल द बेस्ट। आइए, तो बैंक ऑडिट में हम लोग ये टॉपिक पहले से ही पढ़ा करते थे। सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट का कंप्लाइंस चेक करना है ऑडिटर को। सीआरआर क्या होता है? आपको एक अमाउंट जो है, एक मिनिमम अमाउंट जो है ऑफ टोटल डिपॉजिट आपको एज रिजर्व रखना होता है। इसको आप रखते हैं कैश इन्वॉल्व और डिपॉजिट विद आरबीआई की फॉर्मेट में। हाँ, याद रखिए जो बैंकिंग कंपनी है उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर वो कहाँ से गवर्न होती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। और जो हमारे शेड्यूल बैंक है उनके लिए आरबीआई एक्ट 1934 में रिक्वायरमेंट बताई गई है। ये सारी बातें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आरबीआई का रोल क्या है? लिक्विडिटी पे ध्यान रखना, सीआरआर रेट को पीरियोडिकली सेट करना, और साथ साथ में ऑडिटर का रोल क्या है कि आरबीआई के मास्टर सर्कुलर फॉर सीआरआर कंप्लाइंस से कंप्लाइंस इंश्योर करना कि भाई हमारा जो बैंक है जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं वो सीआरआर कंप्लाइंस सर्कुलर से कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, मैं इस कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं गया क्योंकि अमेंडमेंट नहीं है। ऐसी एसएलआर, इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एसएलआर क्या होता है कि बैंक को एक परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अभी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सिंपल सी बात है, ये लाइबिलिटीज हैं बैंक की जो अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, बैंक के पास लोगों ने पैसा डाल रखा है, बैंक ने कुछ उधार ले रखा है, तो डिपॉजिट्स और बोरिंग्स की वजह से जो लाइबिलिटी हो उसे हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती हैं? विच आर पेबल ऑन डिमांड, जैसे कि करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। यानी कि अगर बैंक के पास, एक ब्रांच के पास जो है वो 25,000 सेविंग्स बैंक अकाउंट है, बहुत सारे बोल दिए मैंने, और उसमें भाई साहब पड़े हुए 200 करोड़ रुपए, तो ये 200 करोड़ रुपए बैंक की क्या है? एक डिमांड लाइबिलिटी है। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो बैंक ने एफडीज वगैरह करा रखी हैं, मतलब बैंक के पास लोगों ने एफडी करा रखी हैं, या फिर आरडी है, या फिर कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रखा है बैंक ने, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? आपकी टाइम लाइबिलिटीज़। तो एसएलआर क्या बोलता है कि देखो, आपको 1% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो है वो लिक्विड एसेट में मेंटेन करना है, कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी एटसेट्रा। ओके, पर्पस क्या है कि भाई लिक्विडिटी मेंटेन रहे टू मीट सडन डिपॉजिटर डिमांड। आपके पास हमेशा इतना लिक्विड एसेट पड़ा होना चाहिए कि अगर आपके बहुत सारे डिपॉजिटर्स आपके पास आ जाए पैसा मांगने तो आप उनको पे कर पाए। ओके, ऑडिट रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट रिक्वायरमेंट कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एसएलआर कंप्लायंस चेक करनी ऑन 12 ऑड डेट एक्सक्लूडिंग फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को तो बैंक की रिपोर्टिंग होती है। अदर देन फ्राइडे कोई भी 12 ऑड डेट्स आपको लेनी है, यानी 1 डेट पर मंथ, एंड ये 12 ऑड डेट्स होंगी, मतलब आप रेंडमली चूज करेंगे, फ्राइडेज नहीं होने चाहिए। ओके, तो एक ऑडिटर का काम ये हो गया। देन साथ साथ में ऑडिट रिपोर्ट में डीटीएल की कॉम्पोजिशन की करेक्टनेस, यानी डीटीएल करेक्टली कैलकुलेट की गई है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीटीएल के ही परसेंटेज लगा के एसएलआर निकाला जाता है। और साथ साथ में मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 हम एसएलआर कंप्लाइंस चेक करेंगे 12 ऑड डेट्स पे। नंबर 2 हम लोग डीटीएल का कॉम्पोजिशन जो है वो चेक करेंगे, डीटीएल सही से कैलकुलेटेड है कि नहीं। एंड नंबर 3 लिक्विड एसेट्स मेंटेन होते हैं कि नहीं, हम लोग ये चेक करेंगे। ये 3 बातें चेक करनी है मोटे मोटे तौर पे हमें, कोई अमेंडमेंट नहीं, नथिंग डूइंग नाउ। इसके बाद आपको ऑडिट अप्रोच बताई जाती है कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का अगर ऑडिट करना पड़े, उसका कॉम्पोजिशन अगर चेक करना पड़े, तो आप लोगों को क्या करना है। इसके अंदर कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखे हैं। बहुत सारे पॉइंटर्स थे, मैंने चंकिंग कर दी, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आरबीआई से रिलेटेड 3 मैटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, सारे पॉइंट 1 2 3, लेकिन मैंने एक हेडिंग बना दी आरबीआई रिलेटेड। ऐसी ब्रांच से रिलेटेड 4 आ गए, इंटरेस्ट 1 आ गया, ब्रांच विद रीजन 1 आ गया, राइट। तो इस तरीके से आपके पास जो है मोटे मोटे तौर पे 1 2 3 4 पार्ट्स मैंने बना दिए। इसके बाद आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड इन डीटीएल, फिर इसका एक माइंड मैप बना दिया, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन डीटीएल एंड देन एग्जेम्प्टेड आइटम्स। उसके बाद हमारा काम खत्म। तो इनके अंदर कुछ कुछ पॉइंटर्स ऐड हुए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं ऑडिट अप्रोच। पहले 3 पॉइंट्स याद करते हैं, वेरी सिंपल। आरबीआई का सर्कुलर समझना है और इंस्ट्रक्शन समझनी है जो आरबीआई ने हमें दे रखी है, यानी बैंक को दे रखी है रिगार्डिंग डीटीएल कॉम्पोजिशन। अंडरस्टैंड द आरबीआई सर्कुलर इंस्ट्रक्शन। फिर आरबीआई की कुछ वैल्यूएशन गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन को लेके, वो आपने देखना है कि भाई हमारी सिक्योरिटी जो वैल्यू है, जो हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू दिखाई गई है, क्योंकि हमें अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ में रखना है ना कुछ पैसा, तो जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से दिखा रखी हो। एंड नंबर 3
फॉर्म ए और फॉर्म 8 की जो है वो फॉर्म ए में डेटा जाता है सीआरआर का, फॉर्म 8 के अंदर डेटा जाता है एसएलआर का, तो हम लोग उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे थ्रू सैम्पलिंग। बस बात खत्म। आरबीआई के रिलेशन में 3 बातें, सर्कुलर, वैल्यूएशन गाइडलाइन एंड फॉर्म ए एंड फॉर्म 8। सर्कुलर चेक करेंगे, पढ़ेंगे, समझ लेंगे। वैल्यूएशन गाइडलाइन, हमारी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन अलाइंड होनी चाहिए आरबीआई की वैल्यूएशन गाइडलाइन से। एंड फॉर्म ए और फॉर्म 8 का जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी को हम लोग टेस्ट चेक कर लेंगे, यानी कि जब जब वो फॉर्म गया है उसमें इंफॉर्मेशन गई है उसमें से कुछ सैंपल्स उठा के हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू ब्रांच रिलेटेड। ब्रांच रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं? ट्रायल बैलेंस, कंसोलिडेशन, अनऑडिटेड ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस, और एक नीचे भी लिखा हुआ ब्रांचेस विद रीजन। इसको मैंने अलग कर दिया था, नया एडेड है और उसमें 2 बातें थी इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया था। तो ट्रायल बैलेंस, कंसोलिडेशन, अनऑडिटेड ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांच। आइए अब इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट ब्रांच वाला, भाई जो हमारा स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिटर को बोलेगा कि आप प्लीज़ ट्रायल बैलेंसेस चेक कर लो जो यूज़ हुए फॉर डीटीएल कैलकुलेशन। देखो, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर सारे ब्रांचेस का डीटीएल खुद तो चेक करेगा नहीं। क्या हुआ होगा, ब्रांचेस में ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही डीटीएल की इन्फॉर्मेशन आई होगी, डीटीएल के जो फिगर्स हैं वो सब ट्रायल बैलेंस के थ्रू आए होंगे। तो जो हमारा स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिटर्स को बोलेगा भैया ट्रायल बैलेंस एक बार वेरीफाई कर लो, सारे फिगर सही आ रहे हैं, डीटीएल कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं हुई है। सो फर्स्ट पॉइंट, ट्रायल बैलेंस ब्रांच ऑडिटर यानी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को बोलेगा प्लीज ट्रायल बैलेंस को वेरीफाई करें जिससे आपने डीटीएल की कैलकुलेशन करी है। लीजिए नेक्स्ट क्या है, अब सारे ब्रांचेस का डेटा आएगा और वो हेड ऑफिस में कंसोलिडेट होगा। सारे ब्रांचेस का डेटा आएगा और वो हेड ऑफिस में कंसोलिडेट होगा। सबसे पहले इसमें आप कंप्लीटनेस चेक कर लो कि भाई सारी ब्रांच का डेटा कंसोलिडेटेड फिगर्स में इंक्लूडेड है कि नहीं, यानी कोई ब्रांच का डेटा स्किप तो नहीं हो गया है। और दूसरी बात आप क्या करेंगे, डीटीएल कंसोलिडेशन जो एचओ में प्रिपेयर की गई है उसको टेस्ट चेक कर लेंगे ब्रांच की रिटर्न से। इस बात को समझिए, डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो रिटर्न भेजती हैं एचओ के पास। एचओ उस डेटा को कंसोलिडेट करके अपना पूरा डीटीएल जो है वो निकालने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि भाई सारी ब्रांचेस का डेटा जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं। दूसरी बात, हम लोग टेस्ट चेक कर लेंगे। टेस्ट चेक कैसे करेंगे कि भाई जो डीटीएल कंसोलिडेशन प्रिपेयर की है, अगेन कंप्लीटनेस के लिए आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि टेस्ट चेक कर लेंगे कि भाई उसमें सारे ब्रांच की रिटर्न्स का जो डेटा है वो एक्यूरेट है नहीं, यहाँ पे एक्यूरेसी भी चेक हो जाएगी एंड ऑब्वियसली कंप्लीटनेस तो चेक हो जाएगी कि डेटा इंक्लूडेड होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंप्लीटनेस चेक करी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या चेक कर ली है, एक्यूरेसी जो है वो चेक कर ली है। ओके, अच्छा। देन नेक्स्ट आता है अनऑडिटेड ब्रांच का पॉइंट। अनऑडिटेड ब्रांच का पॉइंट क्या है, देखिए आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, देखो भाई अनऑडिटेड ब्रांचेस कौन कौन सी है, और साथ साथ में आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि आप उनकी रिटर्न्स पे रिलाई कर रहे हैं। देखिए बैंक की हर ब्रांच जो है वो ऑडिट नहीं होती, हो सकता है ये ऑडिट ना हुई हो, लेकिन इस ब्रांच ने भी रिटर्न तो भेजी होगी ना, तो वो रिटर्न के बेसिस पे आप बोलेंगे कि देखिए अनऑडिटेड ब्रांच है लेकिन मैं इसकी रिटर्न के बेसिस पे जो है वो रिलाई कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले बताना है कि भाई कितनी ब्रांचेज हैं, यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेज इन द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है कि भाई बैंक कैसे रिलाय कर रहा है इन अनऑडिटेड ब्रांच के डेटा के ऊपर, है ना, कैसे रिव्यू किया है अनऑडिटेड ब्रांच के डेटा को बैंक ने। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है फॉरेन ब्रांच का। फॉरेन ब्रांच में सिर्फ इतना बोला गया, वेरीफाई फॉरेन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इन नेट बैलेंस कैलकुलेशन। सिंपली आप ये समझिए कि जो फॉरेन ब्रांच का भी डेटा आया है उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। जो फॉरेन ब्रांच का भी डेटा आया है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएल, उसकी भी एक्यूरेसी जो है वो चेक करनी है। लीजिए, तो हमारे पास अब देखें हमने मजे में भाई कितने पॉइंट कवर कर दिए, 7 पॉइंट। आरबीआई सर्कुलर, वैल्यूएशन गाइडलाइन, फॉर्म 8। अच्छा, ब्रांच रिलेटेड ट्रायल बैलेंस ब्रांच ऑडिटर यानी कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को बोलेगा भैया ट्रायल बैलेंस वेरीफाई कर लो। कंसोलिडेशन, इसके अंदर भी 2 पॉइंट कवर हो गए, मजाक में ध्यान से। 2 पॉइंट कौन कौन से, यानी कि हमने टोटल 8 पॉइंट कवर कर लिए। सबसे पहले हम देखेंगे सारी ब्रांच का डेटा जो है कंसोलिडेशन में इंक्लूडेड होना चाहिए और वो डेटा जो है वो सही होना चाहिए, इसके लिए हम लोग टेस्ट चेक कर लेंगे। तो कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अनऑडिटेड ब्रांचेस, आपको क्या करना है, अनऑडिटेड ब्रांचेस का नंबर मेंशन, अनऑडिटेड ब्रांचेस नंबर, कितनी अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। और साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई उनका रिलायंस ऑन देयर रिटर्न, बैंक कैसे जो है वो रिलाय कर रहा है। ओके, लॉजिक ऑफ रिलायंस ऑन देयर रिटर्न्स, रिव्यू ऑफ रिलायंस ऑन देयर रिटर्न्स आपको चेक करना पड़ेगा। एंड फॉरेन ब्रांच, सिंपल इतना कि भाई जो फॉरेन ब्रांच है उसके एडजस्टमेंट अकाउंट नेट बैलेंस में प्रॉपरली ढंग से आए हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगेन यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक्यूरेसी जो है वो चेक कर रहे हैं फॉरेन ब्रांच के केस में भी कि भाई जो अमाउंट्स आए हैं वो सही आए हैं या नहीं आए हैं। नाउ अब आ जाता है एक इंटरेस्ट रिलेटेड। ये कौन सा पॉइंट है, आइए इसको भी देख लेते हैं।
ये पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। देखिए, कुछ मान लीजिए लोगों ने एफडीज करवा रखी हैं, सेविंग बैंक अकाउंट है, उस पर बहुत सारा इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, लेकिन अभी अकाउंट फॉर नहीं हुआ है, राइट। इंटरेस्ट अक्रू हो गया है लेकिन अकाउंट फॉर नहीं हुआ है बुक्स में। लेकिन भाई ये भी क्या हमें अपनी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में इंक्लूड करना चाहिए? आंसर इज येस। तो ऑडिटर को यही इंश्योर करना है कि जो इंटरेस्ट अक्रू है बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स है, उसको भी क्या करना है? इंक्लूड करके चलना है। किसके अंदर? कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएल के अंदर। ओके, इससे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एसएलआर जो है वो आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा, राइट। एसएलआर जो अमाउंट आएगा, बेसिकली जो परसेंटेज लगाते हैं आप लोग डीटीएल में, क्योंकि डीटीएल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो आपका एसएलआर भी आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। लीजिए, तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं ब्रांचेस विद रीजन। आप इस पॉइंट को इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हर ब्रांच का अलग डीटीएल बनता है उसके ट्रायल बैलेंस से। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मुंबई के अंदर 10 ब्रांच है एक बैंक की, ठीक है, 10 ब्रांचेस इन मुंबई ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। हर ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस और डीटीएल डेटा सबमिट करेगी किसको? रीजनल ऑफिस को, और रीजनल ऑडिटर उसे वेरीफाई करेगा, और साथ साथ में जो रीजनल मैनेजर होगा वो भी उसे रिव्यू और काउंटर साइन करेगा, इससे पहले वो हेड ऑफिस के पास जाए। बस इसी पॉइंट को जो मैंने आपको समझाया ना, इसी को इंग्लिश में लिखना है। सिंपल सी बात है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ब्रांचेस विद इन अ रीजन मे बी कंसोलिडेटेड एट रीजनल लेवल, यानी कि जो रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में ब्रांचेस हैं, उनकी जो डिटेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कंसोलिडेट हो सकती है रीजनल लेवल पे। रीजनल ऑडिटर उस ब्रांच डेटा को वेरीफाई करेंगे, रीजनल मैनेजर जो है वो काउंटर साइन करेंगे। बस इतना सा पॉइंट। ओके, तो ब्रांचेस विद रीजन, मैं फिर से बोलता हूँ, ब्रांचेस विद रीजन क्या करना है? पहली बात तो भाई रीजन लेवल पे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? कंसोलिडेट हो सकती है, उसे रीजनल ऑडिटर वेरीफाई करेगा, रीजनल मैनेजर काउंटर साइन करेगा, खत्म। तो ऑडिट अप्रोच अपनी खत्म। आरबीआई रिलेटेड आइए रिवाइज करा दूं 3 पॉइंट। सर्कुलर, वैल्यूएशन गाइडलाइन, फॉर्म ए, फॉर्म 8। ओके जी। ब्रांच रिलेटेड ट्रायल बैलेंस ब्रांच ऑडिटर, यानी कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर बोल सकता है ब्रांच ऑडिटर को कि प्लीज आप ट्रायल बैलेंस को वेरीफाई करें जो यूज हुआ है डीटीएल कैलकुलेशन के। कंसोलिडेशन वाले 2 पॉइंट बताओ। याद, सबसे पहले आपने देखना है कंप्लीटनेस, सारे ब्रांच का डेटा कंसोलिडेट होना चाहिए। फिर चेक करना है एक्यूरेसी। हम लोग टेस्ट चेक कर लेंगे कि भाई जो ब्रांच का डेटा आया है रिटर्न्स के फॉर्म में, वो जो अमाउंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो सही इंक्लूड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। अनऑडिटेड ब्रांच, आपको अनऑडिटेड ब्रांचेस का नंबर मेंशन करना है, और हाउ रिलायंस, यहाँ पे सही कर देता हूँ, हाउ रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन देयर रिटर्न्स, ये प्रोसेस भी आपने जो है वो चेक करना है। फॉरेन ब्रांच के लिए बस इतना याद रखें, आपको एडजस्टमेंट, अगेन जो उनका फिगर इंक्लूड किया गया वो सही होना चाहिए। फॉरेन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो इंक्लूड किया गया है वो बस सही होना चाहिए फिगर, आपको एक्यूरेसी चेक करनी है। इंटरेस्ट अक्रूड नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स इंक्लूड होना चाहिए डिटेल कंप्यूटेशन में। ब्रांचेस विद रीजन, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है ब्रांचेस की एक पर्टिकुलर रीजन की कंसोलिडेट की जा सकती है रीजनल लेवल पे, उसे रीजनल ऑडिटर से वेरीफाई होना चाहिए, और रीजनल मैनेजर के काउंटर साइन जो है वो होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कौन कौन से आइटम हमें एक्सक्लूड करने हैं डीटीएल कैलकुलेट करते समय, और एक्सक्लूड होंगे डीटीएल कैलकुलेट करते समय, यानी इनसे हमारे बैंक पे कैसा इंपैक्ट आएगा? बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो अमाउंट टू बी मेंटेन्ड इन कैश एटसेट्रा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि एसएलआर एज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल निकाला जाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको हम लोग एक्सक्लूड करते चलेंगे, उसके लिए हम लोग ये माइंड मैप देखेंगे और एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, तो उससे हमारा फायदा जो है वो होने वाला है, एक तरीके से बैंक का फायदा होने वाला है। आइए जरा यहीं से इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने पहली कैटेगरी बनाई है रिकवरी एंड सेटलमेंट्स की, जिसमें लिखा है बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी क्या है भाई? बैंक ने किसी को लोन दिया था 10 करोड़ रुपए का, उसने वो लोन नहीं पे किया तो क्या हो गया? एनपीए हो गया, बैड डेट हो गया। अब उस बोरोवर ने अगर मान लो 2 करोड़ रुपए उससे रिकवर हो गए, तो क्या 2 करोड़ रुपए आपकी डीटीएल में जुड़ने चाहिए? आंसर इज नो, बस खत्म, सिंपल। ओके, तो बैड डेट रिकवरीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन डीटीएल। डीआईसीजीसी क्लेम्स, सेकंड आ गया डीआईसीजीसी क्लेम्स। ओके, अब ये डीआईसीजीसी है क्या? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आपके पास, आपका बैंक में डिपॉजिट है, बैंक फेल हो जाएगा तो आपको 5 लाख रुपीज पर डिपॉजिट तक का क्या मिलता है? इंश्योरेंस मिलता है। ओके, अच्छा, अब क्या है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ये इंश्योरेंस मिलेगा, क्लेम मिलेगा किसको भाई? डिपॉजिटर को। ओके, जब तक ये क्लेम सेटल नहीं हो जाता, ये अमाउंट जो है बैंक की बुक में जो है वो रखा जाता है। तो किसी भी तरीके से ये कस्टमर की लाइबिलिटी, कोई फ्रेश डिपॉजिट या बोरिंग या कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, ये तो रिकवरी करी है बैंक ने किससे? डीआईसीजीसी से, और आगे वो कस्टमर को पे कर देगा। बैंक इज मेयरली होल्डिंग द अमाउंट बिफोर फाइनल सेटलमेंट एंड देयरफॉर
इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन योर कैलकुलेशन ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ओके, दो हो गए, बेड डेट पहले रिकवरी एंड सेटलमेंट चल रहा है, तो रिकवरी में बेड डेट रिकवरी, DICGC क्लेम एंड ECGC गारंटी इन्वोक पे चलते हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे साथ। अब ये ECGC क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक तरीके से कॉम्पनसेशन देते हैं बैंक को फॉर द अनपेड अमाउंट। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है एक्सपोर्टर्स के केस में, बैंक ने एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया और वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, तो ECGC जो है वो बैंक को कॉम्पनसेट करते हैं। अगेन ये भी अमाउंट जो है टेम्प्रेरी हेल्ड किया जाता है किसमें? बैंक के अकाउंट के अंदर। क्या ये कस्टमर का डिपॉजिट है? आंसर इज़ नो। ये तो एक इंश्योरेंस क्लेम की रिकवरी है एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन DTL। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस सेटलमेंट्स। एक बात आपको बीच में बता दूं भाई, ICI कभी कभी ये भी कर सकता है कि आपको इनके ना अमाउंट्स दे दें और DTL निकालने को बोले, यानी कि एक न्यूमेरिकल सवाल जो है आपके लिए बना दें। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है इंश्योरेंस सेटलमेंट की? बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि भाई बैंक ने एक इंश्योरेंस क्लेम किया और अभी कोर्ट की जजमेंट नहीं आई है। एडहॉक बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया है, कुछ अमाउंट प्रोवाइड कर दिया है बैंक को कोर्ट के ऑर्डर के चलते। ये फाइनल अमाउंट नहीं है, प्रोविजनल अमाउंट है, राइट। क्या ये DTL में इंक्लूड होना चाहिए? आंसर इज़ नो। ये तो भाई बैंक को एक पे आउट मिल रहा है, बैंक की कोई लाइबिलिटी तो है नहीं जो बैंक को पे करनी है। तो इंश्योरेंस से कोई भी सेटलमेंट मिले वो कभी भी जो है वो आपके लिए DTL के अंदर इंक्लूड जो है वो नहीं होने वाली है। आप अगर ध्यान से इनका नेचर देखें तो ये सारे उसी नेचर में ना, ये बैंक के डिपॉजिट थे ही नहीं, यानी ये लोगों का डिपॉजिट है ही नहीं, बैंक ने किसी तरह से लोन लिया ही नहीं है, तो DTL में इंक्लूड क्यों होगा? तो बेड डेट, DICGC, ECGC, इंश्योरेंस सेटलमेंट और ऐसे ही आपका एक आ जाता है कोर्ट रिसीवर अमाउंट, राइट। आ जाओ, कोर्ट रिसीवर अमाउंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। मान लीजिए कोई कंपनी थी, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, कोर्ट ने भाई रिसीवर लगा दिया उसके लिए, रिसीवर ने उस कंपनी की प्रॉपर्टी बेची और 20 करोड़ रुपए बैंक में डाल दिए हैं अभी क्रेडिटर्स के बिहाफ पे। 20 करोड़ रुपए बैंक में डाल दिए हैं क्रेडिटर्स के बिहाफ पे, राइट। तो भाई अब वो पैसा बैंक के लिए किसी तरह की लाइबिलिटी थोड़ी ना है, राइट। तो ये कोई एक्चुअल बैंक की लाइबिलिटी नहीं है और इसे हम DTL के अंदर इंक्लूड जो है नहीं करेंगे। तो रिकवरी एंड सेटलमेंट के पांचों पॉइंट, बेड डेट रिकवरी हुई नहीं, DICGC क्लेम मिला, टेम्परेरी बेसिस पे रखा हुआ है नहीं, ECGC गारंटी इन्वोक्ड, एक्सपोर्टर का डिफॉल्ट था, एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट हुआ, उसमें ECGC की गारंटी से कॉम्पनसेशन मिल रही है, वो भी नहीं लाइबिलिटी है। इंश्योरेंस का सेटलमेंट मिल रहा है या फिर कोर्ट बैंक में कोर्ट का जो रिसीवर था उसने कोई अमाउंट जो है डिपॉजिट करा दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए DTL में इंक्लूड नहीं होंगी। एंड प्लीज़ फोकस कीजिए कि भाई आपसे ICI इस पर कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। या तो ICI सीधा लिए क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड बता दो, और आपको ये सब बताना पड़ेगा, राइट। चलो इसमें से हम लोग 10-15 कुछ जो है वो 10-12 के आसपास याद कर लेंगे, 5 तो हमने याद कर भी लिए। या फिर ICI भाई अगर एकदम अपने रौद्र रूप में आया तो आपसे वो इस पर एक न्यूमेरिकल जो है वो पूछ सकता है। आइए अब चलते हैं सेकंड हेडिंग पे, डिपॉजिट्स एंड अनएडजस्टेड बैलेंसेस। डिपॉजिट्स एंड अनएडजस्टेड बैलेंसेस। इंपोर्ट बिल रिसीट्स क्या है? बहुत सिंपल सा आपको इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ भाई, इसके अंदर एक इंपोर्टर ने इंडिया में गुड्स मंगाए। अब इंपोर्टर में इंडिया में गुड्स मंगाए, पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो फाइनलाइज अभी इमीडिएटली नहीं हो पा रहा है। इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इंडियन अमाउंट में, इंडियन करेंसी में जो है वो डिपॉजिट करा देगा बैंक के साथ, जो बैंक के सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में पड़ा रहेगा, राइट। तो जब तक फाइनल एक्सचेंज रेट नहीं आ जाता, तो भाई बात ऐसी है, ये जो अमाउंट है ये सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में पड़ा रहेगा, DTL के अंदर ये नहीं आएगा, क्योंकि DTL में बैंक की एक्चुअल ऑब्लिगेशंस आती हैं, ये बैंक की लाइबिलिटी नहीं है बल्कि एक टेम्परेरी होल्डिंग है अंटिल दी फाइनल सेटलमेंट। तो इंपोर्ट बिल, रिसिट्स वर्ड काट दीजिए, इंपोर्ट बिल, ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। बेसिक मैंने वहाँ पे हेडिंग निकाल के आपके लिए लिख दी है। अगर आप देखें तो ये देखिए, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स एंड हेल्ड एज सन्ड्री डिपॉजिट पेंडिंग रिसीट्स ऑफ द फाइनल रेट। तो अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है अगेंस्ट द इंपोर्ट बिल्स और आपके पास अभी टेम्परेरी डिपॉजिट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अनएडजस्टेड लिंक ब्रांच बैलेंसेस, अब ये क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता है कि बैंक्स जो हैं वो कंपनीज के बिहाफ पे बहुत सारे पेमेंट प्रोसेस करते हैं, जैसे डिविडेंड है या इंटरेस्ट है या कोई रिफंड है रिलेटेड टू शेयर डिबेंचर एटसेट्रा, राइट। ये पेमेंट्स जो है वो कैसे की जाती है, लिंक ब्रांचेस के थ्रू की जाती है, जो ऐसी इस तरह की
जो बेसिकली मेन ब्रांच के बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन हैंडल करती हैं। फिर से सुनिए, बैंक्स बहुत सारी तरह की पेमेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज। ये पेमेंट्स लिंक ब्रांचेस के थ्रू की जाती है, राइट। अब क्या होता है, मान लीजिए एक ब्रांच ने पहले से पेमेंट कर दी, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री अभी भी पेंडिंग है दूसरे ब्रांच में, तो वो अनएडजस्टेड रहेगी। अब ये जो अनएडजस्टेड अमाउंट है ये डीटीएल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? बैंक ने ये किसी भी डिपॉजिटर या लेंडर के तो पैसे देने नहीं है ना, ये इंटरनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। तो अनएडजस्टेड लिंक ब्रांच बैलेंसेस, अगेन डिटेल में देखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है unadjusted deposit balance lying in link branches for agency business like dividend warrant, interest warrant, refund of application money, etc. in respect of shared debenture to the extent payment made by other branch but not adjusted by the link branch। तो एक आप ऐसा समझिए कि भाई आपका कोई पेमेंट था वो हो चुका है, लेकिन भी उसकी एक ब्रांच में एंट्री अनएडजस्टेड है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट बची हुई है, तो उसको हम लोग जो है आपकी डिटेल में इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ मार्जिन डिपॉजिट्स फॉर फंडेड फैसिलिटीज, अगला टर्म आ गया, आ जाइए जल्दी से। ये भी बहुत सिंपल है। बैंक क्या करता है, बहुत सारे तरह की फंडेड फैसिलिटी देता है, लोन, ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह। उसके लिए बैंक जो है वो मार्जिन ले लेता है। इट में रिक्वायर दी बोरो टू मेंटेन अ मार्जिन एज सिक्योरिटी, राइट। तो भाई बैंक बोल सकता है आपने इतना मार्जिन जो मेंटेन करके रखना है, वो मार्जिन बैंक के साथ डिपॉजिट होता है अंडर सन्डे डिपॉजिट अंटिल द लोन इज रीपेड और एडजस्टेड। ये मार्जिन जो है बेसिकली बैंक का रिस्क जो है वो कम करते हैं। क्या ये फ्रीली विड्रॉलेबल डिपॉजिट है? आंसर इज नो। जब ये जो मार्जिन डिपॉजिट कराया है ये फ्रीली अगर विड्रॉएबल नहीं है तो ये बैंक के लिए किसी भी तरीके से डीटीएल जो है वो नहीं होगा। ओके, आप देख रहे हैं कि मैं आपको जल्दी जल्दी हर पॉइंट की बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि वो क्या है। अदरवाइज आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। रिकवरी एंड सेटलमेंट, बेड डेट रिकवरी, डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, इंश्योरेंस एंड कोर्ट। अच्छा, डिपॉजिट एंड अनएडजस्टेड बैलेंस, इंपोर्ट बिल के लिए पेमेंट करा रखी है, संडे डिपॉजिट में पड़ा है। अनएडजस्टेड लिंक ब्रांचेस, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं हुई है, एक ब्रांच ने पेमेंट कर दी है, दूसरे ने अभी तक एडजस्ट नहीं करी है। एंड मार्जिन डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटीज। अब इधर आ जाइए, मैं आपको इसमें से और भी कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए मेरे साथ, क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास। तो अब हम चलते हैं इस पे, एडवांस रिसीट्स एंड फ्यूचर लाइबिलिटीज़। एडवांस रिसीट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए, हो सकता है बैंक कुछ चीज़ों की जो फीस चार्ज करता है वो एडवांस में कर लेता है। क्रेडिट कार्ड, लॉकर रेंटल, अकाउंट मेंटेनेंस, राइट, ये नॉन रिफंडेबल है, कंपनी इनको वापस क्लेम नहीं कर सकती है। तो ऑब्वियसली यार ये जो एडवांस इनकम है ये किसी भी तरीके से डीटीएल तो हुई नहीं, ये किसी भी डिपॉजिटर का पैसा तो है नहीं, ये तो बैंक ने अपनी फीस चार्ज करी है एडवांस में। तो इसको भी हम लोग डीटीएल की लाइबिलिटी से बाहर रखने वाले हैं, डीटीएल की कैलकुलेशन से बाहर रखने वाले हैं। अब ये बैफ लाइबिलिटीज़ क्या होती है? बैंक एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। आप समझ लीजिए एक तरह का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे बैंक गारंटी करता है कि भैया पेमेंट कर दूंगा मैं कस्टमर के बिहाफ पे, अगर कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है, ये आपकी कोई प्रॉपर लाइबिलिटी नहीं है और डीटीएल के अंदर हम इसको जो है इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। क्विकली एक एक लाइन में समझा रहा हूँ आपको, नहीं आईसीएआई ने बिल्कुल नहीं समझा है, बस बेसिक उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने क्या किया भाई, जो आरबीआई के सर्कुलर वगैरह वहाँ से उठाकर ठप करके आपको फेंक के मारा कि खुद रिसर्च कर लेना क्या क्या चीज़ें हैं। आइए, तो एडवांस रिसीप्ट्स, इनकम की जो पैसे एडवांस में मिल गए बैंक को, बैफ बैंक ने जो एक्सेप्ट कर लिया कि हम पे करेंगे लेकिन कस्टमर के डिफॉल्ट पे करना होता है तो अभी वो लाइबिलिटी में काउंट नहीं होगा। ना बैंक फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, डिस्काउंटेड बिल्स, इनकम टैक्स प्रोविजन, अनरियलाइज्ड डेरिवेटिव एंड गेन्स। आइए इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं, काफ़ी आसान है। सबसे पहले डिस्काउंटेड बिल्स को समझते हैं। डिस्काउंटिंग बिल में होता क्या है, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी होती है एक तरीके से, जहाँ पे बैंक जो है वो क्या कर लेता है, बैंक जो है वो ट्रेड बिल्स को परचेज कर लेता। अरे भाई क्या हो गया, क्यों नाराज़गी चल रही है? बैंक जो है वो ट्रेड बिल्स को क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है और उसके बाद बैंक जो है फुल अमाउंट रिकवर कर लेता है बायर से। और अगर बैंक को फर्दर लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो वो उसको फर्दर डिस्काउंट कर सकता है विद एलिजिबल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई, राइट। यही होता है हमारा बिल डिस्काउंटिंग, है ना, बोलो। अब एक बात सुनिए कि एक ट्रेडर ने बैंक को बिल दिया और बैंक ने वो फर्दर एक एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिस्काउंट करा लिया, तो भैया बात ऐसी है कि बैंक के पास तो पैसे आ गए, बैंक के पास तो पैसे आ गए। अब लाइबिलिटी किसकी है? इस ईएफआई की है, एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है। तो बैंक के पास बिल नहीं है तो ये उसकी डिटेल का पार्ट नहीं बनना चाहिए। आइए ये बात मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिल वाली बात लिखी हुई है। आइए, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक विद एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। यहाँ मैंने से बिल डिस्काउंटेड लिख दिया है, याद रखिएगा। ट्रेडर ने बैंक को बिल दिया, बैंक ने आगे ईएफआई को बिल दे दिया, तो एक बार ईएफआई को बिल दे दिया तो अब वो लाइबिलिटी किसकी? अब वो लाइबिलिटी भैया ईएफआई की, अब वो लाइबिलिटी बैंक की नहीं रही है। इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन सिंपल सी बात है, आपको पता है वो अमाउंट होता है जो भैया सेट असाइड कर दिया जाता है कि हमें इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे करने में हेल्प करेगा। बैंक की कोई डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी में से तो कहीं नहीं आ रही। क्या ये किसी डिपॉजिटर की पैसा है? आंसर इज नो, ये कस्टमर लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। देन अनरियलाइज्ड डेरिवेटिव गेन्स एंड लॉसेज,
बैंक डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एंगेज करता है अपने आप को हेजिंग और हेजिंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पे भाई डेरिवेटिव का प्राइस जो है वो डेली फ्लक्चुएट करता है। अब उसमें जो अनरियलाइज डेरिवेटिव गेन्स और लॉसेज हैं वो किसी भी तरीके से आपके क्या नहीं हैं, आपके लाइबिलिटी नहीं है। पहली बात अगर आप ध्यान से देखें तो अनरियलाइज्ड हैं, यानी दे एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर जब तक पोजीशन क्लोज ना हो जाए, राइट। एंड कहीं से भी क्या ये ऐसी डिपॉजिट और लाइबिलिटीज आपको दिख रही हैं जो आपको इमीडिएटली पे करनी है? आंसर इज नो। अब बहुत ही सिंपल बात है, बैंक्स कैपिटल एंड रिजर्व। तो भाई बैंक्स का जो कैपिटल है, बैंक्स का जो ओन कैपिटल है, वो कहाँ से डिमांड और टाइम लाइबिलिटी में आ गया? क्या वो डिपॉजिटर्स को पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। और सिर्फ पेड अप कैपिटल नहीं, यहाँ पे रिजर्व भी लिखा है। तो ये रिजर्व वगैरह जो भी बैंक के हैं भाई, ये किसी भी तरीके से डिपॉजिटर्स के प्रति बैंक की लाइबिलिटी थोड़ी ना है ना। चाहे ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस हो पीएनएल अकाउंट में, या फिर आरबीआई से लोन ले रखा है या रीफाइनेंस करवा रखा है एग्जिम बैंक से, ये सब बातें ऊपर लिखी हुई हैं, डोंट वरी एट ऑल। ये देखिए सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पेड अप कैपिटल रिजर्व, एनी क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट ऑफ द बैंक, लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई एंड रीफाइनेंसिंग हुई अगर एग्जिम बैंक से, एनएचबी से, नाबार्ड से, सिडबी से, तो ये सारी बातें मोटिवेट कर रही हैं कि भैया ये वाली जो आपकी चीज़ें हैं ये आपकी डीटीएल के अंदर नहीं आएगी। कहीं ना कहीं बैंक को ज़्यादा कंफर्ट दे रही है कि आप लैंडिंग जो है वो कर सकते हो, आपकी लैंडिंग का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि आपकी डीटीएल के अंदर इंक्लूड नहीं आ रहा है। तो ये बैंक का कैपिटल है, बैंक का प्रॉफिट है, और जो बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर हो गए, बैंक कैपिटल रिजर्व्स, लोन्स एंड रीफाइनेंसिंग। इस वाले पॉइंट से कि पेड अप कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट, और कोई लोन ले रखा है आरबीआई से, रीफाइनेंस कर रखा है एग्जिम, एनएचबी, नाबार्ड एक्सेट्रा से। तो हमारा पूरा माइंड मैप यहाँ पे मैंने आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले याद रखिए रिकवरी एंड सेटलमेंट, बैड डेट रिकवरी, डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, इंश्योरेंस सेटलमेंट, कोर्ट रिसीवर अमाउंट। फिर डिपॉजिट एंड अनएडजस्टेड बैलेंस, इंपोर्टर ने पैसा दिया टेम्परेरी पर्पस के लिए, अनएडजस्टेड लिंक ब्रांच बैलेंसेज हैं, एक ब्रांच ने पेमेंट कर दी है लेकिन अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है आप किसी और ब्रांच में, तो वो हो गया। एंड मार्जिन डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी जो फ्रीली विड्रॉएबल नहीं है। देन ये भी बहुत आसान है, एडवांस इनकम रिसीट्स, यानी कि अगर बैंक ने कोई चीज़ के लिए फ़ीस चार्ज कर लिया एडवांस में तो वो आपकी डीटीएल में नहीं आएगी, वो नॉन रिफंडेबल है। बैफ बोले तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस लाइबिलिटीज़, बैंक ने बोल दिया भैया कस्टमर फेल होगा, हम पे करेंगे, जब फेल होगा तब देखेंगे लाइबिलिटी, अभी तो नहीं है। डिस्काउंटेड बिल, ईएफआई से डिस्काउंट करा लिया है, नहीं आएगा। इनकम टैक्स प्रोविजन बना लिया है, डीटीएल में नहीं आएगा। डेरिवेटिव गेन्स एंड लॉसेज जो अनरियलाइज्ड हैं अभी पेपर पे नहीं आएंगे। बैंक का खुद का कैपिटल रिजर्व और साथ साथ में लोन्स एंड रीफाइनेंसिंग, ये भी जो है वो नहीं आने वाले हैं डीटीएल के अंदर। अब ये तो होगा आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड। अब हमें पढ़ने आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड दी एग्जेम्प्टेड आइटम्स। आ जाओ मेरे साथ। ये जो आइटम्स हैं टू बी इंक्लूडेड इन डीटीएल, इसका इम्पैक्ट समझ लीजिए। क्या इम्पैक्ट है इनका सिंपल सा इम्पैक्ट है कि इससे बैंक के पास जो पैसा है आगे लेंड करने के लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये डीटीएल के अंदर इंक्लूड होंगे। इसका मतलब एसएलआर जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, आपका जो रेशियो अप्लाई होगा उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा, राइट। इससे डीटीएल का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो इसलिए आप याद रखिए कि इनकी वजह से बैंक आगे पैसा कम दे पाएगा। ओके, नंबर 1 सबसे पहले वही आपका ब्रांच बैलेंस, राइट। नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए। तो जो भी आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, यानी कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से जो भी एडजस्टमेंट्स करती हैं, राइट। बेसिकली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ किस लिए होता है? बैंक यूज़ करते हैं टू रिकनसाइल द ट्रांजैक्शन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। ये इंश्योर करता है कि भैया इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हो और सेटल्ड हो। ओके, अब ऐसे केस में आपको क्या बोला जा रहा है? कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है आपकी तरफ से, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है विच इज़ फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो उसको आपने जो है वो ग्रॉस अमाउंट पे कंसिडर करना है। यानी बैंक कुछ भी चीज़ उससे नेट ऑफ नहीं कर सकता है। फिर बोलता हूँ, क्रेडिट एंट्री जो है, अगर आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर कितने साल से ज़्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग है, 5 साल से ज़्यादा के समय के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो आपने उसको फिर ग्रॉस अमाउंट पे जो है वो कंसिडर करना है। दूसरा पॉइंट आपको मैंने पहले बता दिया था, इंटरेस्ट जो एक्रू हो गया है डिपॉजिट पे शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ईच रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। बैंक्स को रिपोर्ट भेजनी होती है फोर्टनाइट पे डिटेल से रिलेटेड। तो जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो गया है डिपॉजिट पे उसको आपने कैलकुलेट करना है, और वेदर और सच इंटरेस्ट इज अकाउंटेड फॉर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने उसको भाई क्या करना है? इंक्लूड करना ही करना है, ताकि बैंक की लायबिलिटीज इस रिगार्ड में जो है फेयरली रिफ्लेक्टेड हो। इन शॉर्ट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट एक्रू हो गया, डीटीएल में इंक्लूड होगा, चाहे वो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हो या ना हुआ हो। आइए, 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 1,
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। नंबर 2, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट, आपको जो है वो चाहे बुक में रिकॉर्डेड हो या ना हो। नंबर 3, कैश कोलेटरल रिसीव अंडर कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन एट दीज आर इन द नेचर ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब ये क्या है, आइए इसको भी एक बार जो है वो समझ लेते हैं कि कैश कोलेटरल रिसीव अंडर कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव स्कीम है क्या। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन तो आप सब लोग समझते होंगे, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है, राइट। आपने एएफएम के अंदर थोड़ा बहुत इसका आइडिया लिया होगा, एफआर के अंदर भी आपने इसका आइडिया लिया होगा। कैश कोलेटरल क्या है, बैंक ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया और जो दूसरी पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या हो सकता है, वो भाई एज अ डिपॉजिट सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट आ सकती है। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आया है, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आया है कैश कोलेटरल की फॉर्म में, राइट, ये क्या है, ये बैंक से तो बैंक का तो है नहीं, दे आर लाइबिलिटी, राइट। और आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई ये कोलेटरल जो है आपके एनडीटीएल कैलकुलेशन में इंक्लूड होंगे, क्योंकि इससे बैंक की ऑब्लिगेशन जो है बढ़ जाती है। सिंपली देखिए, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें जो है वो कुछ कैश में आपके पास कोलेटरल यानी सिक्योरिटी आ सकती है, और ये कैश जो है वापस रिटर्न करना होगा वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड, राइट। और आरबीआई ने स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है कि इसे एनडीटीएल कैलकुलेशन में जो है आपने इंक्लूड करके रखना है। और ये सब क्यों किया जा रहा है, सब इंक्लूड क्यों किया जा रहा है कि भैया बैंक के पास जो है वो सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हों, क्योंकि इनकी वजह से आपका जो लिक्विडिटी आपको मेंटेन करनी है बैंक को वो बढ़ेगी, और बैंक में कभी भी भाई साहब परेशानी नहीं होगी, डिपॉजिटर्स परेशान नहीं होंगे। आइए देन इसके बाद अगर आपने बाहर से कुछ बोरिंग्स ले रखी है, बाहर के कोई बैंक्स वगैरह हैं, तो लाइबिलिटीज टू अदर की तरह जाएंगे एंड दस नीड्स टू बी कंसिडर ग्रॉस लेवल। ये वर्ड याद रखिएगा, ग्रॉस लेवल पे आपकी जो लाइबिलिटी टू जो बाहर से आपने बोरिंग्स ले रखी है वो लाइबिलिटी टू अदर्स में शो होंगी, और उसको आपको ग्रॉस लेवल पे कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट जो है थोड़ा टेक्निकल है, नॉस्ट्रो अकाउंट्स। बेसिक इसका आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो ये सब आपने एएफएम में उम्मीद करता हूँ सुना होगा। तो नॉस्ट्रो अकाउंट इज़ अ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय एन इंडियन बैंक इन अ फॉरेन बैंक। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए एसबीआई यूएसए में जो है किसी बैंक के साथ क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो उसे एसबीआई वाले क्या बुलाएंगे कि नॉस्ट्रो अकाउंट है। अब सुनिए, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई नॉस्ट्रो अकाउंट्स की प्रॉपर रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, और कोई भी आइटम जो लाइबिलिटीज में इंक्लूड होना है वो मिस नहीं होना चाहिए। बस आप इतना याद रखिए, रिकन्सिलेशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट्स नीड टू बी स्क्रूटनाइज। जो रिकन्सिलेशन हुई है उसको प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज कीजिए टू असर्टेन इफ एनी इनवर्ड रेमिटेंस आर रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड हैव रिमेन अनअकाउंटेड, और एनी डेबिट have remained unaccounted and are pertaining to any liabilities of the bank. In short, भाई नॉस्ट्रो अकाउंट की रिकन्सिलेशन जो है उसको स्क्रूटनाइज कीजिए, ये चेक करने के लिए कि उसकी वजह से आपकी एनडीटीएल पे कोई इंपैक्ट आना था तो वो रह तो नहीं गया है, यानी वो इंपैक्ट कंसिडर कर लिया गया है। नॉस्ट्रो अकाउंट की रिकन्सिलेशंस प्रॉपरली बनी है, और नॉस्ट्रो अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का जो इंपैक्ट एनडीटीएल पे आना था वो प्रॉपरली कंसिडर्ड है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जेम्प्टेड आइटम्स की। अब एग्जेम्प्टेड आइटम्स क्या है कि भाई साहब वैसे तो देखो डीटीएल की कैलकुलेशन करते समय हमें इन्हें इंक्लूड करना है, बट फॉर द टाइम बीइंग जो है इनको एग्जेम्पशन मिली हुई है, यानी अल्टीमेटली इनके अगेंस्ट आप लोगों को जो है वो लिक्विड एसेट्स मेंटेन नहीं करने होंगे डीटीएल में, क्योंकि नहीं आएगा। आइए, सो वाइल एग्जामिनिंग कॉम्पिटिशन ऑफ डीटीएल, ऑडिटर में स्पेसिफिकली एग्जामिन द डिटेल ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ऑडिटर का काम क्या है, ये जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है इनकी डिटेल्स को एग्जामिन करेगा ऑडिटर। अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है कौन कौन सी, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये मान लीजिए बैंक है, बैंक ने जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करके पैसा लिया है, ये बैंक की लाइबिलिटी है, और आगे बैंक इस पैसे को दे रहा है किसको, इस पैसे को दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो बेसिकली बैंक भाई आरबीआई की बातों को मान रहा है, देश की प्रगति में जो है वो हेल्प कर रहा है, उसके लिए देश की प्रगति में हेल्प करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बैंक ने जो है वो क्या लिया था, लोन लिया था। तो ये जो बैंक की लाइबिलिटी बनती है इसको हम लोग डिमांड टाइम लाइबिलिटी में जो है वो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी में जो है वो नहीं लेके आएंगे। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं बैंक के, और उन बॉन्ड से जो पैसा आया वो यूज़ किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए, राइट, या अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स के लिए, तो वो जो बॉन्ड्स हैं, वो जो लाइबिलिटी है वो आपकी डीटीएल में एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, राइट। ये मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट क्या होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस है भैया कि तुम्हें जो है इतना पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिए लगाना ही लगाना है। नाउ
आइए मैंने नीचे लिख भी दिया, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट refers to minimum amount of credit that bank are required to maintain as per RBI regulation to support their infrastructure and affordable housing lending activities. तो कम से कम जितना पैसा, मतलब कम से कम एक अमाउंट है जो क्या करना है, बैंक ने मेंटेन करना है एज पर RBI रेगुलेशन, ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग लैंडिंग एक्टिविटीज़ को वो फाइनेंस कर पाए। ओके तो वो मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट का जो अमाउंट है, जो लोन आपने ले रखे हैं उस मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट के पर्पस के लिए, वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नाउ FCNRB एंड NRE डिपॉजिट, ये क्या है? आइए, तो FCNRB इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट मेंटेन्ड बाय NRI इन द फॉरेन करेंसी। एंड NRE डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट मेंटेन्ड बाय NRIs इन इंडियन रुपीज़। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं FCNRB, यानी कि आपके फॉरेन करेंसी में जो NRI के डिपॉजिट्स हैं और जो इंडियन करेंसी में आपके NRI के डिपॉजिट्स हैं, ये भी जो हैं एग्जेम्प्टेड हैं। ओके अच्छा, याद रखिएगा ये कौन से वाले डिपॉजिट एलिजिबल हैं? जिनकी मेच्योरिटी जो है वो 3 साल या उससे ज़्यादा है, यानी जो अभी एकदम से मेच्योर नहीं होने वाले हैं, उनको आप लोग अपनी लाइबिलिटी जो है वो नहीं मानते हुए चलेंगे। ये NRIs का पैसा है, या तो फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी में, और अगर इनकी मेच्योरिटी जो है वो अभी 3 साल बाद आने वाली है तो आप इनको कंसिडर नहीं करके चलेंगे। अच्छा जी, नाउ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर बैंक के पास जो फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी कन्वर्जन कैसे होगी? USD, GBP, JPY यानी कि जापानीज येन, और यूरो, ये हो गया हमारा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और साथ में हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? INR में कन्वर्ट करने के लिए RBI रेफरेंस रेट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। अदर करेंसीज के लिए पहले हम उनको USD में कन्वर्ट करेंगे, न्यूयॉर्क रेट यूज़ करते हुए। ये सब बातें आप लोग शायद AFM में पढ़ेंगे, अदरवाइज इसका यहाँ पे एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है। पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 4 करेंसी आप INR में कन्वर्ट करेंगे RBI रेफरेंस यूज़ करके, बाकी करेंसीज को आप USD में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर से जो है आप लोग उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे अपना RBI रेफरेंस रेट जो है वो यूज़ करके। और नीचे वाले पॉइंट में तो अब कोई दम है ही नहीं, बस वही बता रखा है भाई, RBI ने सर्कुलर में बोला है कि अगर आप फॉरेन करेंसी और एसेट्स का कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आप रेफरेंस रेट लीजिए इन 4 करेंसी के लिए। रेफरेंस रेट नहीं है तो फिर वही काम करना है, बैंक में कंटिन्यू टू यूज़ द न्यूयॉर्क क्लोजिंग रेट फॉर कन्वर्जन ऑफ सच करेंसी इनटू USD। तो वही ऊपर वाली बात यहाँ पे दोबारा से जो है एक्सप्लेन कर रखी है, नथिंग न्यू, दैट्स इट। ऑनेस्टली बस FBIL क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका मेन काम क्या है? इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म एंड रिलायबल रेफरेंस रेट्स अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, FBIL मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर यूनिफॉर्म एंड रिलायबल रेफरेंस रेट्स अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री। दैट्स इट, ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से आपने सीख लिया कि भाई हमारी सबसे पहली बात आपने क्या सीखा, CRR और SLR हम लोग क्लास में कवर कर चुके थे। ऑडिट अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे दोबारा बता दी क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो ऐड हुए थे, राइट। इसमें हमने कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को एक साथ कवर कर लिया, जैसे RBI रिलेटेड सर्कुलर वैल्यूएशन गाइडलाइन फॉर्म 8 एंड देन ब्रांच रिलेटेड कि भाई हमारे जो ब्रांच ऑडिटर्स हैं उनको हमने बोला कि आप अपना ट्रायल बैलेंस वेरीफाई कीजिए, कंसोलिडेशन चेक किया कि सारे ब्रांच का डेटा कंसोलिडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हमने चेक किया कि भाई जो रिटर्न्स आई हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अनऑडिटेड ब्रांचेस का नंबर मेंशन किया और कैसे रिलायंस प्लेस की जाती है उनके रिटर्न पे ये चेक किया। फॉरेन ब्रांच के केस में हमने देखा कि भाई फॉरेन ब्रांच वेरीफाई फॉरेन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इन नेट बैलेंस कैलकुलेशन, बेसिकली हमने यहाँ पे भी एक्यूरेसी चेक कर ली थी। देन हमने देखा कि भाई जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इंटरेस्ट वाला एक ही पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स इज इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ DTL। फिर रीजन की ब्रांचेस के बारे में हमने क्या देखा कि भाई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो ब्रांचेस की जो एक रीजन की ब्रांचेस हैं वो रीजनल लेवल पे कंसोलिडेट होने चाहिए, रीजनल ऑडिटर उसे वेरीफाई करेंगे और रीजनल मैनेजर उस पर काउंटर साइन करेंगे। देन हमने आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम DTL देखा, ओके इसको हमने चंकिंग टेक्निक से 5 बेसिक जो है इसकी हेडिंग्स बना ली थी। मैंने आपको एक एक पॉइंट गो थ्रू कर दिया, ऑल्दो IC ने नहीं समझाया हुआ है, मैंने फिर भी आपको क्विकली एक एक पॉइंट का बिल्कुल हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया। एंड देन आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन DTL, ये हमने कवर किया। एंड फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि भाई हमारे पास जो है वो कौन कौन से एग्जेम्प्टेड आइटम्स होते हैं। दिस इज़ दी अमेंडमेंट प्लस जो हमारा रेलिवेंट पोर्शन था उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस थे, तो मैं दोनों चीज़ें आपको साथ में कवर करा दी हैं। ऑल द बेस्ट। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग किसकी, जो बैंक ऑडिट में अमेंडमेंट आई है उसकी, DTL की कैलकुलेशन की। कंप्लाइंस विद CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट, ओके। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या बोला गया कि आपको एक मिनिमम
फ्रैक्शन है टोटल डिपॉजिट का जो आपको एज अ रिजर्व अपने पास रखना है, कैश इन वॉल्ट्स और डिपॉजिट विद आरबीआई, राइट। अब आपने ध्यान रखना है कि भाई जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनकी कैश रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे आती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और जो हमारे शेड्यूल बैंक है उनके कहाँ पे आती है, आरबीआई एक्ट में। आरबीआई का रोल क्या है, लिक्विडिटी को रिव्यू करते रहना और सीआरआर को पीरियोडिकली सेट करते रहना। ऑडिटर की ड्यूटी ये है कि भैया आरबीआई का मास्टर सर्कुलर जो है वो चेक करे, किसके लिए, सीआरआर की कंप्लायंस के लिए। नाउ एसएलआर बैंक को अपना एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, डिमांड मतलब जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो गया, टाइम मतलब आपका एफडी अकाउंट हो गया, बेसिकली बैंक की जो डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज हैं, बैंक ने जो पैसा ऑन डिमांड पे करना है या एक पर्टिकुलर टाइम बाद पे करना है, उसके पोर्शन का, उस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का एक पोर्शन जो है वो मेंटेन करके रखे लिक्विड एसेट्स के अंदर, जैसे कि कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी। पर्पस लिक्विडिटी इंश्योर करना। ऑडिट रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को क्या देखना है, एसएलआर कंप्लायंस जो है वो देखनी है ऑन 12 ऑड डेट्स एक्सक्लूडिंग फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे तो रिपोर्टिंग होती ही है। ऑडिट रिपोर्ट क्या कवर करती है, एवरीवन। ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग सबसे पहले करेक्टनेस ऑफ डीटीएल जो है वो चेक करेंगे कि डीटीएल इन्होंने ढंग से निकाली कि नहीं, एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट एज पर सेक्शन 24 हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आया ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया, हमने 5 पार्ट्स में बांट दिया। पहला आरबीआई रिलेटेड, आरबीआई का सर्कुलर हम लोग पढ़ेंगे, जो मास्टर सर्कुलर होगा भाई रिगार्डिंग द डीटीएल कॉम्पोजिशन, बेसिकली आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ेंगे। आरबीआई की जो वैल्यूएशन गाइडलाइंस है सिक्योरिटी वैल्यूएशन को लेकर वो पढ़ेंगे, और चेक दोनों का कंप्लाइंस चेक करेंगे कि आरबीआई का सर्कुलर कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन गाइडलाइन कंप्लाई हो रही है कि नहीं, और साथ साथ में फॉर्म ए एंड फॉर्म 8 को हम लोग जो है वो चेक करेंगे फॉर डेटा एक्यूरेसी थ्रू सैम्पलिंग। ओके, चलिए जी, ये 3 हो गई आरबीआई रिलेटेड। देन ब्रांच रिलेटेड, वेरी सिंपल, जो हमारा स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिटर से पूछेगा कि भैया एक काम करो, ब्रांच ऑडिटर को बोलेगा भैया एक काम करो, जरा ट्रायल बैलेंस जो है वेरीफाई कर लो जो आपने डिटेल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया है। दूसरा, आपने देखना है सारी ब्रांचेस का डेटा प्रॉपर्ली कंसोलिडेट हो गया कि नहीं, कंप्लीटनेस। तीसरा, आपने कंसोलिडेशन में क्या करना है, आपने देखना है कि डीटीएल की कंसोलिडेशन प्रिपेयर की है हेड ऑफिस ने, वो ब्रांच रिटर्न से मैच कर रही है कि नहीं, ये हम लोग सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेंगे, एक्यूरेसी चेक हो गई। तो नंबर 1 हमने ट्रायल बैलेंस वेरीफाई करने को बोल दिया ब्रांच के ऑडिटर को। नंबर 2 हमने बोला कि देखो भाई एक काम करो, सारा का सारा ब्रांच डेटा कंसोलिडेट हुआ है कि नहीं, ये वेरीफाई कर लेंगे। नंबर 3, जो ब्रांच का डेटा आता है वो एक्यूरेटली यूज हुआ है कि नहीं हुआ है इन प्रिपरेशन ऑफ द डीटीएल कंसोलिडेटेड डीटीएल, वो हम चेक कर लेंगे। अनऑडिटेड ब्रांच का नंबर और कैसे जो है उनके रिटर्न्स पर रिलायंस प्लेस किया गया है ये देख लेंगे। फॉरेन ब्रांच का जो एडजस्टमेंट अकाउंट है वो प्रॉपर्ली इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया हम लोग चेक कर लेंगे। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स, लाइबिलिटी तो है तो ये भी हम लोग जो है वो इंक्लूड करके चलेंगे। देन ब्रांचेस विद इन द रीजन, तो रीजन ब्रांचेस के लिए बस एक बात ऐड की गई कि देखो भाई जो रीजनल लेवल पे ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आती हैं, उनका डेटा रीजनल लेवल पे कंसोलिडेट हो जाएगा, रीजनल ऑडिटर वो वेरीफाई कर लेगा और रीजनल मैनेजर उसको काउंटर साइन कर देगा। आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड, अब ये आइटम्स जो है एक्सक्लूड होने वाले हैं, राइट, इसका मतलब इससे बैंक की लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई रिकवरीज एंड सेटलमेंट, बेड डेट रिकवरी हो रही है, अरे भाई ये हमारी लाइबिलिटी तो है नहीं। डीआईसीजीसी क्लेम इंश्योरेंस होता है, ये हमारी लाइबिलिटी तो है नहीं। ईसीजीसी गारंटी इन्वोक्ड, अगेन ये भी हमारी लाइबिलिटी नहीं है। इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिल रहा है, ये भी हमारी लाइबिलिटी नहीं है। कोर्ट के रिसीवर ने कोई अमाउंट रखवाया है फाइनल सेटलमेंट के लिए, ये भी हमारी लाइबिलिटी नहीं है। तो ये तो सारे के सारे रिकवरी एंड सेटलमेंट्स रिलेटेड हो गए। बेड डेट रिकवरी हो रही है, डीआईसीजीसी का क्लेम है, ईसीजीसी ने अपनी गारंटी इन्वोक कर दी, इंश्योरेंस सेटलमेंट या कोर्ट रिसीवर अमाउंट। अच्छा, देन डिपॉजिट्स एंड अनएडजस्टेड बैलेंस, इंपोर्ट बिल रिसीट्स मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे इंपोर्ट के लिए क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ये वाला पॉइंट था। अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स एंड हेल्ड इन सन्ड्री डिपॉजिट, क्योंकि भी फाइनल पेमेंट होनी है, अभी सन्ड्री डिपॉजिट में रखा हुआ है तो भाई उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अनएडजस्टेड लिंक ब्रांच अकाउंट, बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो कंपनी के लिए एजेंसी फंक्शन करती हैं, सेटलमेंट करती हैं, और वो सेटलमेंट अभी ब्रांच मतलब उन्होंने आगे पे कर दिया लेकिन ब्रांच में भी बैलेंस आ रहा है तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मार्जिन डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटीज़, फंडेड फैसिलिटी के लिए एक तरीके से कोलैटरल है, मार्जिन रखवा रखा है, वो इंक्लूड नहीं होगा हमारी लाइबिलिटी के अंदर। ओके, देन एडवांस रिसीट्स एंड फ्यूचर लाइबिलिटीज़, तो एडवांस इनकम रिसीट्स बैंक आपसे ईयरली चार्ज कर लेता है कि कुछ चार्जेस लगा देता है आपके ऊपर, एडवांस में उसने कुछ ले लिया तो वो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। देन बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज़, बेसिकली बैंक ने एक तरीके से भैया बैंक की लाइबिलिटी आएगी लेकिन जब क्या होगा, जब फाइनल सेटलमेंट हो रहा होगा तब आएगी, अभी तो उसकी लाइबिलिटी नहीं है तो हम इसको जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। देन अगर बिल डिस्काउंट करा लिए ईएफआई से, एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इनकम टैक्स प्रोविजन बनाया है, डेरिवेटिव का गेन और लॉस है, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है,
बैंक के जो अपने कैपिटल रिजर्व है और लोन रीफाइनेंसिंग अगर बैंक ने करवाई है, कहाँ से, ये वाला पॉइंट था हमारे पास, पेड अप कैपिटल रिजर्व तो नहीं आएगा और क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल भी नहीं आएगा, और साथ साथ में अगर लोन लिया है आरबीआई से या रीफाइनेंसिंग कराई है एक्सिम बैंक से, एनएचबी से, नाबार्ड से या सिडबी से, तो वो भी जो है आपकी डिटेल में नहीं आएंगे। नाउ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, याद रखिए क्या क्या आइटम्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे डिटेल के अंदर, वो भी देख लेते हैं। पहला तो भाई अगर ब्रांचेस के साथ आपके अकाउंट, जो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट था, अगर वहाँ पे कोई भी क्रेडिट एंट्री रखी हुई है जो आउटस्टैंडिंग है मोर देन 5 ईयर्स से, उसको हम लोग ग्रॉस लेवल पे यानी कि पूरे के पूरे अमाउंट के साथ जो है वो कंसिडर कर लेंगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया था इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट, जो अभी तक बुक में अकाउंट फॉर नहीं किया गया है। तीसरा, अगर कैश कोलेटरल्स रखवाए गए हैं अंडर दी कोलेटरलाइज डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, तो ये अगर कोई कैश कोलेटरल लगाए गए अगेंस्ट द डेरिवेटिव, वो हम लोग जो है वो इंक्लूड करके चलेंगे आपकी डीटीएल के अंदर, ओके, कैलकुलेशन ऑफ डीटीएल के अंदर। देन बाहर से आपने बोरिंग्स ली हैं टू बी कंसिडर्स लाइबिलिटी टू अदर्स, याद रखिए बाहर से बोरिंग लिए चाहे वो किसी बैंक से भी लिए हो, वो भी हम लोग जो है यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। देन नोस्ट्रो अकाउंट का कोई रिकंसिलेशन है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। बेसिकली कोई पैसा आया बाहर से किसी कस्टमर को देना था और आपने नहीं दिया, तो भाई उसको भी हमें कंसिडर जो है इंक्लूड जो है वो करना पड़ जाएगा डीटीएल के अंदर, क्योंकि वो भी हमारी लाइबिलिटी है नोस्ट्रो अकाउंट के कंसर्न में। एग्जेम्प्टेड, वेरी सिंपल, एग्जेम्प्टेड में क्या क्या देखना है आप लोगों ने, देखो भाई सबसे पहले जो भी बैंक ने लोन ले रखे हैं और आगे बैंक ने वो यूज़ कर रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स के लिए, वो वाला जो आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का अमाउंट है, मान लीजिए बैंक ने यहाँ पे बॉन्ड्स इशू करके लोन लिया था, तो वो नहीं आएगा किसके अंदर, आपकी डीटीएल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो वो इंक्लूड नहीं होते हैं। मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट है जो बैंक के पास रिक्वायर्ड है टू मेंटेन एज पर आरबीआई रेगुलेशन टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लेंडिंग एक्टिविटी। तो ये जो बैंक ने बेसिकली आगे से पैसा ले रखा है अपनी आरबीआई द्वारा बताई गई एक्टिविटीज़ को करने के लिए, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, ये पैसा जो उधार ले रखा है ये डिमांड टाइम लायबिलिटी में नहीं आएगा। FCNRB एंड NRE डिपॉजिट, FCNRB नॉन रेजिडेंट का फॉरेन करेंसी में अकाउंट, NRE डिपॉजिट नॉन रेजिडेंट इंडियन का NRI का इंडियन करेंसी में अकाउंट। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता भी रखा था, राइट। तो इन दोनों की जो डिपॉजिट्स हैं वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे अगर उनकी मेच्योरिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ईयर्स है, ओके। कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन के लिए बहुत सिंपल है, ये 4 करेंसी का कन्वर्जन आप INR में करेंगे आरबीआई रेफरेंस रेट यूज करके, जो कहाँ से आएगा, FBIL से आएगा, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो रेफरेंस रेट होगा वहाँ से हम लोग ले लेंगे। अदर करेंसीज को पहले USD में कन्वर्ट करेंगे न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट यूज करके, एंड फाइनली उसको फिर INR में कन्वर्ट कर लेंगे वही रेफरेंस रेट को यूज करते हुए। FBIL क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर यूनिफॉर्म एंड रिलायबल रेफरेंस रेट अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री। चलिए लगभग 8 मिनट में पूरी रिवीजन भी हो गई।